So today we are going to cover part 3 of chapter 6. This is with the last part. फिर अपना chapter finish हो जाएगा. Chapter 6 credit measurement and management. So अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसके अंदर. Learning outcomes जो अपन ने देखे थे 5 में divided था chapter under understanding the component of credit risk, evaluating credit risk, managing credit risk, qualitative and quantitative techniques to manage risk and credit scoring models. तो अपन ने क्रेडिट रिस्क पढ़ लिया, इवेल्युएटिंग क्रेडिट रिस्क पढ़ लिया, मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क पढ़ लिया, क्वालिटेटिव टेक्निक्स पढ़ लिया. आज अपन पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू मैनेज रिस्क एंड द क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स. In part 2 we covered credit default swaps and credit insurance at the end. और अब अपन शुरू करेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप से. सो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट वाज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट इंश्योरेंस. सो व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. अपन ने इस एग्जांपल से समझा था दैट व्हेन फंड हाउस वांट्स टू गिव लोन टू कॉर्पोरेट बट is not sure of the rating that is provided to the corporate, so it's very risky, तो इतना risk भी नहीं लेना है and want to give the loan also to the corporate, then fund house will give lend to corporate but in return sell the loan to CDS seller, that is swap the default risk. So if corporate fails to pay the loan, then CDS seller will make the loan good. That is, therefore, insurance against default is taken from CDS seller and in return, fund house will pay premium, approximately 1% in this example, to CDS seller. So if corporate fails, CDS seller will need to pay, and if corporate does not fail and उसकी सारी obligations वो वैसे ही fulfill करता रहता है, तो CDS seller will not come in the picture. So ये अपने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप डिस्कस किया था. देन क्रेडिट इंश्योरेंस, जैसे कि अपने नॉर्मली पढ़ा है कि अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं अपन तो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ले सकते हैं, बिकॉज अगर उधारी पे सामान दे रहे हैं तो देयर इज अ रिस्क हो सकता है कि वो हमें पे बैक नहीं कर रहे, दैट इज क्रेडिट रिस्क, तो उसके लिए अपन इंश्योरेंस ले सकते हैं. एंड इफ द अदर पार्टी फेल्स टू पे देन इंश्योरेंस विल मेक द पेमेंट गुड. सो वो होगा, तो दोनों का कंसेप्ट सेम सिमिलर. तो व्हाट इज द डिफरेंस, वो अब अपन पढ़ने वाले हैं. डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स. सबसे फर्स्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी होता है अगेंस्ट द लॉसेस एक्चुअली सफर्ड. सो एज वी रेड कि सीडीएस के अंदर नेकेड सीडीएस भी हो सकते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय नेकेड सीडीएस, कि आपके अंडरलाइंग लोन ऑब्लिगेशन नहीं है बट सिर्फ इसलिए बिकॉज यू वांटेड टू स्पेकुलेट ऑन द सेम, इसलिए आपने सीडीएस सेलर को आपका एक प्रोफाइल पोर्टफोलियो सेल करने का शो किया, जबकि रियल में आपका लोन नहीं है, but you have taken the policy from CDS seller. So वो हो सकता है only in case of credit default swaps, because credit default swaps में actual loss होना जरूरी नहीं है और उसके अंदर आपका underlying interest होना भी जरूरी नहीं है. But in insurance contract only you can insure against the losses actually suffered by the policyholder on an asset in which it holds an insurable interest. So there is no concept as naked insurance. Then the seller might in principle not be a regulated entity in case of credit default swaps. Credit default swap में it's not necessary कि जो seller हो CDS वो कोई regulated entity हो. In credit insurance, in case of insurance, they are regulated entities. Then the seller is not required to maintain reserves to cover the protection sold. Credit default swaps में seller does not require to maintain any reserve to cover the protection sold. वो कितना भी कर सकता है, इट्स जस्ट दैट कि जितना भी करेगा बट वो जो टोटल कंपनी का बॉन्ड्स अमाउंट है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए. बट दिस इज नॉट द केस इन क्रेडिट इंश्योरेंस. इन क्रेडिट इंश्योरेंस ओनली टिल द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स यू हैव उतना ही आप प्रोटेक्शन सेल कर सकते हो. The next, insurance requires the buyer to disclose all known risk while CDSs do not. Generally, CDS में भी सारे risk disclose होते हैं, but there is no mandatory obligation as such. Then insurers manage risk primarily by setting loss reserves. तो उनके loss reserves बनते हैं, उनके NPA की specific provisions होते हैं, because they are regularized. While there is no such case in CDS because वो one-to-one transaction होता है and there is no such regulation, no such regulatory body जो पूरा manage करती हो. Dealers in CDSs manage risk primarily by means of hedging with other CDS deals. तो उनका अपना रिस्क भी खुद ही मैनेज करना पड़ता है एंड दे ट्राई टू मैनेज इट थ्रू हेजिंग, कोई अदर CDS डील्स लेके विच इज कॉन्ट्ररी. सो अकॉर्डिंगली वो अपना लॉस हेज करते हैं. CDS contracts are generally subject to mark-to-market accounting, so that उनको पहले से पता हो कि how much loss they are going to suffer or how much profit they are expecting, and reducing income statement and balance sheet volatility. While insurance contracts are not. While insurance contracts are regulated, and regulated जितनी भी accounting होती है वहाँ पे mark-to-market accounting is not allowed. तो वहाँ पे insurance contracts में you cannot do mark-to-market accounting. And to cancel the insurance contract, buyer normally
stop paying premiums. As soon as buyer will stop paying premiums, the insurance contract will automatically get cancelled. While for CDS, you need to unwound the same. तो आपको CDS के लिए specifically बोलना पड़ता है कि you want to stop the same, you want to cancel the same, वरना वो cancel नहीं होता. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है. एंड मेजरली मेन डिफरेंस इज बिटवीन इंश्योरेंस एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है कि क्रेडिट इंश्योरेंस एक तो रेगुलेटेड है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नॉट रेगुलेटेड. द डिफरेंस फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स में होता है ना कि क्रेडिट इंश्योरेंस इज सिमिलर टू फ्यूचर्स एंड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स इज सिमिलर टू फॉरवर्ड्स. सो आप समझ सकते हैं कि क्या होता है कि क्रेडिट इंश्योरेंस जो है वो रेगुलेटेड है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप रेगुलेटेड नहीं है. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप 1-to-1 कोई भी कर सकता है. क्रेडिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस हाउसेस के थ्रू ही होता है. देन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स जो होते हैं वो नेकेड CDSs के ऊपर भी हो सकते हैं कि वहाँ पे कोई लोन का ऑब्लिगेशन हो ही ना, एंड यू टेक दैट कि वो बिल्कुल ही उनके ऊपर फुल रिस्क है. They are only for speculation. While this is not the case with credit insurance. Credit insurance is not used for speculative purposes. It is used for protective purposes. So this is the difference between credit insurance and credit default swaps. Then going forward, there are other qualitative techniques of credit risk management also. Stipulation of covenants, collateral or security, structuring of the transaction, sale down, syndication or co-participating or securitization. So starting with stipulation of covenants, वही जो C5 C जो पर क्रेडिट में स्टडी करते हैं वही एक वे है ये स्टेपुलेशन ऑफ कोविनेंट्स का भी, कि आप जो आपका डॉक्यूमेंट बनता है उसी में अपने कोविनेंट्स अपने कंडीशंस डाल दो कि ये फुलफिल होंगी तो ही हम लोन को कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज वी विल टेक इट एज डिफॉल्टेड एंड हम अपना मनी उसी टाइम रिटर्न मांग लेंगे. सो इन दिस वे आप अपना क्रेडिट रिस्क मैनेज कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो. एज सून एज यू सी एनी फॉल्ट आप अपना मनी कॉल बैक करके. सो दिस इज अ वे कि आप कुछ कंडीशंस पुट कर दो ऑन द बिजनेस विच मेक्स इट इजी कि सामने वाला डिफॉल्ट ना करे, एंड अगर करे तो यू कैन रिकवर योर मनी एज सुन एज पॉसिबल. देन कोलेट्रल स्लैश सिक्योरिटी. अगर आपका कोलेट्रल है, आपके पास आपका अमाउंट सिक्योर्ड है अप टू द अमाउंट जितना आपने लोन दिया है, देन देयर इज नो रिस्क, आपका क्रेडिट रिस्क मैनेज्ड है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे. देन वन ऑफ द वे इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन. दैट इज अपने ट्रांजेक्शन को स्ट्रक्चर ही ऐसे करो कि उसमें कोई रिस्क ही नहीं बचे, क्रेडिट रिस्क. बैंक स्ट्रक्चर लार्ज टिकट और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन इन सच अ वे दैट कंप्लीट रिकोर्स इज अवेलेबल, कि पूरा का पूरा अमाउंट आपको रिकवर हो जाएगा अवेलेबल टू द लैंडर अगर डिफॉल्ट भी कर दे बोरोवर तो. सम एग्जांपल्स ऑफ गुड स्ट्रक्चरिंग आर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर एस्क्रोज और कैश फ्लोज. तो आप उनके ऊपर एक कंडीशन कोवेनेंट डाल सकते हो कि वॉट एवर योर सेल प्रोसीड्स विल बी रूटेड थ्रू आर बैंक. So if the borrower try to default also, the cash flow which is being generated through his business is in our bank account only, and we can freeze the same and take the control over the same. Then ring fencing of cash flows, identified or cash flows carved out for bank's loan repayment, hence give visibility to the repayments. So cash flows को आप उनका control करने की कोशिश कर सकते हो. इस तरह से deal को structure करो that if the person defaults, the cash flows, whatever cash flows they are earning, the control will be shifted to you. Then you can get the board representation or voting right or priority of repayment over other lenders or creditors, that is first and pari passu charge you can also take, or you can take exclusive charge or pari passu charge on the security with other lenders. So accordingly अपना restructure कर सकते हो transaction so that credit risk can be managed or minimized as much as possible. Then the last point is sell down or syndication or co-participating or securitization. All these risk mitigation techniques to prevent one lender from taking exponentially large exposure against a single borrower. Because syndication, co-participating, what do you mean by this? कि आप 2-3 लोग मिलके एक borrower को loan दे रहे हो so that आपका exposure एक limit से ज़्यादा ना हो. And sell down is a technique wherein a large loan is underwritten by a single lender and then downsold to other investor or banks. तो पहले एक बैंक ने आप पूरा अमाउंट दे दिया borrower को, and then वो अपना बैंक जो है वो अपना जो अमाउंट है ऑफ लोन है उसमें से कुछ पार्ट सेल डाउन कर देता है दूसरे बैंक्स को सो दैट उसका एक्सपोजर उस इंडस्ट्री में एक्सेस ना हो जाए फॉर अ फिक्स्ड फी और इनकम. डाउन सेलिंग कुड बी बिफोर और आफ्टर द लोन इज डिस्पर्स्ड टू द बोरोवर. बोरोवर को लोन देने के पहले या बाद किसी भी टाइम पे डाउन सेलिंग हो सकती है. सिंडिकेटेड लोन क्या होता है? सिंडिकेटेड लोन इज अ लोन ऑफर्ड बाय ग्रुप ऑफ लेंडर्स. ग्रुप ऑफ लेंडर्स ने साथ में ही लोन दिया है दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड फंड्स टू अ सिंगल बोरोवर. What is securitization? Securitization is financial practice of pooling various types of contractual debt such as residential mortgages, commercial mortgages, और फिर उनको securities में convert करके sell them.
ताकि आपका जो लोन अमाउंट है जो कि एक स्टक एसेट्स हो गया था, जो कि स्टिक हो गया था, वो कन्वर्ट हो जाए इन ट्रेडेबल सिक्योरिटीज। सो ये सारे वेज हैं इन विच यू कैन मैनेज योर क्रेडिट रिस्क। दिस आर सम क्वालिटेटिव टेक्निक्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वालिटेटिव टेक्निक्स अपन ने पढ़ ली, अब आते हैं अपन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे। तीन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स डिस्कस हुई इन दिस चैप्टर: ऑल्टमैन जेड स्कोर, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स और कैपिटल रेशियोज एंड फाइनेंशियल असेसमेंट। Starting with Altman Z-score. The Z-score formula for predicting bankruptcy was published in 1968 by Edward I. Altman. Formula को use कर रहे थे to predict the probability that a firm will go into bankruptcy within 2 years. अगले 2 साल में firm bankruptcy में जाएगी या नहीं, उस चीज की probability को estimate करने के लिए Altman Z-score को use करते थे। Z-score को use किया जाता था to predict कि corporate default होंगे या नहीं, and an easy to calculate control measure for the financial distress status of companies in academic studies. Z score क्या है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है 4 से 5 कॉमन बिजनेस रेशियोज को यूज करके, जिनको वे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोएफिशिएंट्स जो डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग। एंड द कोएफिशिएंट्स वो एस्टिमेटेड कैसे हुए थे? बाय आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ फर्म्स जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था बैंकरप्ट, एंड देन उनको कलेक्ट किया, उनका मैच सैंपल साइज बनाया, उनके बेसिस पे जो कि कितनी सर्वाइव हुई, कितनी बैंकरप्ट हुई, उनके बेसिस पे उनकी स्टडी करके जो कोएफिशिएंट्स की रेशियोज निकलेगी, हर रेशियो पे कितना कोएफिशिएंट लगाओगे तो विल बी यूटिलाइज, विल बी यूजफुल, उस बेसिस पे ऑल्टमैन जेड स्कोर डिराइव हुआ विथ मैचिंग बाय इंडस्ट्रियल अप्रोक्सीमेट साइज एसेट्स। सो ऑल्टमैन जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है? 1.2a प्लस 1.4b प्लस 3.3c प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय d प्लस 1.0 मल्टीप्लाइड बाय e। सबसे पहले a क्या है? A is equals to working capital divide by total assets। तो working capital divide by total assets को आपको multiply करना है 1.2 से। एंड वर्किंग कैपिटल डिवाइड बाय टोटल एसेट्स क्या मेजर करता है कि कितने लिक्विड एसेट्स हैं इन रिलेशन टू द साइज ऑफ द कंपनी। तो अपनी साइज ऑफ द कंपनी पता चल रही है टोटल एसेट्स से, और लिक्विड एसेट्स पता चल रहे हैं वर्किंग कैपिटल से। Then 1.4b. And what do you mean by B? B is equals to retained earnings divided by total assets. तो retained earnings को कितना दिया है? 1.4 का स्कोर। And retained earnings क्या मेजर करता है? Profitability that reflects the company's age and earning power. इन और उसके किसके बेसिस पे? कंपनी की कितनी एसेट्स है, टोटल कंपनी का कितना साइज है उसकी बेसिस पे कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी है इसका। Then 3.3 C. What do you mean by C? C is equals to earnings before interest and taxes upon total assets. And what does it measure? It measures operating efficiency apart from tax and leveraging factors. अगर टैक्स और इंटरेस्ट को इग्नोर करें तो इतना टोटल एसेट्स पे कितना ईबीआईटी अपन अर्न कर रहे हैं। इट रिकॉग्नाइजेस ऑपरेटिंग अर्निंग्स एज बीइंग इम्पोर्टेंट टू लॉन्ग टर्म वायबिलिटी, बिकॉज आप जितना अर्निंग्स करोगे उसी बेसिस पे आप कितना लॉन्ग टर्म रन कर पाओगे उसका पता चलता है। बिकॉज अगर आप लॉस में हो तो आप कितने साल तक लॉस बेयर कर पाओगे, यू नेवर नो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यू कैन सर्वाइव फॉर द होल लाइफ विथ लॉसेज ओनली। तो कितना ईबीआईटी है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसका स्कोर है 3.3 जिससे मल्टीप्लाई करना है। Then 0.6 multiplied by D, and D is equals to market value of equity divided by book value of total liabilities. This adds market dimension that can show up security price fluctuation as a possible red flag. तो कितना मार्केट में वैल्यूएशन है, एंड दिस इज यूटिलाइज्ड ओनली फॉर द पब्लिक लिस्टेड कंपनी। जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी नहीं है उनके लिए ये 0.6 डी वाला पॉइंट कैंसिल हो जाता है और उनको सिर्फ 4 रेशियोज ही फुलफिल करने होते हैं। Then 1.0 multiplied by E, and E is equals to sales upon total assets. This is a standard measure for total asset turnover कि इतने assets पे कितनी sales generate हो रही है, and varies greatly from industry to industry. So ये जो 1.0 से multiply हो रहा है ये भी vary कर सकता है, but generally 1.0 होता है। ऑल्टमैन ने क्या फाउंड किया? दैट द रेशियो प्रोफाइल फॉर द बैंकरप्ट ग्रुप जो थे ना, उनका ये कैलकुलेशन करने पे रेशियो आया -0.25 एवरेज। एवरेज उनका -0.25 आया। बट जो नॉन बैंकरप्ट ग्रुप थे, जो बैंकरप्ट नहीं हुए एंड विच वर एबल टू सर्वाइव आफ्टर 2 years ऑल्सो, उनका एवरेज आया +4.48। सो इन दिस वे दे ट्राई टू कैलकुलेट द सेम। In the initial test, Altman's Z score was found to be 72% accurate मिला in predicting bankruptcy कि 2 साल में होगी या नहीं, with a type 2 error कि false negatives आए of 6%, 6% का type 2 error आया in a series of subsequent tests covering 3 periods over the next 31 years। तो ये हुआ Altman's Z score।
फिर आगे अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्लैश कैपिटल। तो जितना भी रिटर्न्स होता है अपन ने पढ़ा ना कि रिस्क एंड रिटर्न आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। तो रिस्क जितना लोगे उसी अकॉर्डिंग आपका रिटर्न होगा। तो उसी बेसिस पे इफ यू आर वैल्यूइंग कि आपका कितना क्रेडिट रिस्क मैनेज हो सकता है थ्रू क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सो नॉर्मल रिस्क और रिटर्न को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है यू फाइंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि रिटर्न में रिस्क को एडजस्ट करके देन कैलकुलेट कर लो। और रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, कि आपका कैपिटल कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है विद द एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क। So risk-adjusted return refines an investment's return by measuring how much risk is involved in producing that return. उस रिटर्न को अर्न करने में कितना रिस्क लग रहा है, which is generally expressed as a number or a rating. कुछ कॉमन रिस्क मेजर्स जो अपन पढ़ेंगे, अल्फा, बीटा, शार्प रेशियो, आर स्क्वायर, सबके सब अपन ने एसएफए में पढ़े हुए हैं। सो एक जनरल रीडिंग इसमें भी दे देंगे एंड आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो यू कैन प्रैक्टिस थ्रू एसएफएम, जो कि बहुत ही यूजफुल होंगे रिस्क मैनेजमेंट में भी। सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं, अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एक्टिव रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट, गॉजेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट द मार्केट इंडेक्स यूज्ड एज अ बेंचमार्क। तो अपन ने जो जेनसेंस अल्फा का कैलकुलेशन देखा था वही अल्फा का कैलकुलेशन यहाँ पे भी होता है। ये क्या कंसिडर करता है कि इन्वेस्टमेंट पे एक्टिव रिटर्न कितना अर्न कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द मार्केट इंडेक्स, कि मार्केट इंडेक्स की कंपैरिजन में कितना एक्टिव रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। देन बीटा। बीटा इज अ मेजर ऑफ द वॉलिटिलिटी और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटी और पोर्टफोलियो। अगर बीटा 1 है इसका मतलब सिक्योरिटी प्राइस मूव्स विद द मार्केट। इफ बीटा इज लेस देन 1 indicates that security is theoretically less volatile than the market, and if it is greater than 1 indicates that the security's price is theoretically more volatile than the market. अगर स्टॉक का बीटा फॉर एग्जांपल 1.2 है इसका मतलब थ्योरेटिकली स्टॉक इज 20% मोर वॉलेटाइल देन द मार्केट। एंड इफ फॉर एग्जांपल ईटीएफ बीटा इज 0.65, इसका मतलब जो ईटीएफ है इज थ्योरेटिकली 35% लेस वॉलेटाइल देन द मार्केट। देन शार्प रेशियो। व्हाट इज शार्प रेशियो? दिस इज अ मेजर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट का एक्सेस रिटर्न ओवर रिस्क फ्री रिटर्न विद इन और बेस में क्या होता है, पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिस्क। So कैसे कैलकुलेट होता है? What is the return on security, that is RS minus risk free return, that is RF, divided by standard deviation. So for example म्यूचुअल फंड ए का रिटर्न है 12% और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 10%। म्यूचुअल फंड बी का रिटर्न है 10% और स्टैंडर्ड डिविएशन है 7%। तो इस केस में क्या दोनों का रिस्क एक दूसरे से अलग है, दोनों का रिटर्न भी एक दूसरे से अलग है। तो बिफोर कंपैरिजन आपको इनको एक लेवल पे लाना पड़ता है। सो फॉर दैट यू कैन कैलकुलेट शार्प रेशियो, क्योंकि इन दोनों का रिस्क फ्री रिटर्न तो सेम होगा क्योंकि मार्केट का पूरे का रिस्क फ्री रिटर्न सेम होता है। तो रिस्क फ्री रिटर्न हुआ 3%, तो शार्प रेशियो कैलकुलेट करो। म्यूचुअल फंड ए का शार्प रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिक्योरिटी का जो भी रिटर्न है दैट इज 12% माइनस रिस्क फ्री रिटर्न दैट इज 3% डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 10%, विच इज इक्वल्स टू 0.9। सिमिलरली म्यूचुअल फंड बी का कैलकुलेट करो, 10% माइनस 3% डिवाइड बाय 7%, विच इज इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या पता चलता है, इवन दो म्यूचुअल फंड ए हैड अ हायर रिटर्न, म्यूचुअल फंड बी हैड अ हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब रिस्क को एडजस्ट करके किसका रिटर्न ज्यादा है, म्यूचुअल फंड बी का, मीनिंग दैट इज इट हैज गेन मोर पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क देन म्यूचुअल फंड ए। सो म्यूचुअल फंड बी बेटर है, भले ही उसका रिटर्न 10% है और म्यूचुअल फंड ए का 12% है। So sharp ratio is very important for comparing the returns. Then next, R squared is a statistical measurement that determines the proportion of a security's return or the return on a specific portfolio of securities. Specific portfolio के अंदर कितना proportion उसका होना चाहिए। R squared values range from 0 to 1 and are commonly stated as percentage, 0 से 100% के बीच में। And R squared of 100% का क्या मतलब है? It means all movements of a security are completely explained by movements in the index. जो भी index का movement जो है वो आर स्क्वायर अगर 100% है तो सिक्योरिटी के मूवमेंट से बिल्कुल ही एक्सप्लेन हो सकता है कि सिक्योरिटी का मूवमेंट ये क्यों हो रहा है। हाई आर स्क्वायर बिटवीन 85% और 100% इंडिकेट करता है कि फंड का परफॉर्मेंस पैटर्न जो है वो इंडेक्स के इनलाइन है। और अगर फंड का लो आर स्क्वायर है जो कि 70% या उससे लेस, इंडिकेट करता है कि सिक्योरिटी जो है डज नॉट मैच विद द इंडेक्स, इंडेक्स से डिफरेंट है उसका। हाई आर स्क्वायर वैल्यू इंडिकेट्स अ more useful beta figure. For example, अगर फंड का R squared value है close to 100 but has a beta below 1, it is most likely offering
हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, इसका मतलब रिटर्न वो ज्यादा दे रहा है। क्लोज टू 100%, इसका मतलब वो इंडेक्स के जैसे मूव कर रहा है वैसे मूव कर रहा है। बट बीटा बिलो 1 है, मतलब मार्केट से जितना वॉलेटाइल नहीं है वो, तो ज्यादा स्टेबल है। एंड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, तो ये नेक्स्ट कंसेप्ट जो अपन इसी में पढ़ेंगे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स में। रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय अलोकेटेड रिस्क कैपिटल, मतलब नेट इनकम को डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपिटल नहीं करना है, रिस्क कैपिटल जितनी अलोकेटेड है उसके बेसिस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम अ फर्म इज इवेल्युएटिंग टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। प्रोजेक्ट ए का रेवेन्यू कितना है? 1 लाख। बी का कितना है? 2 लाख। कोई भी सिर्फ रेवेन्यू दिखेगा तो प्रोजेक्ट बी को चूज कर लेगा, ठीक है। एंड टोटल एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट ए के कितना है? 50,000। बी के कितना है? 1 लाख। पर रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है? कितना एसेट्स इन्वेस्टमेंट है? प्रोजेक्ट ए में अपन ने एसेट्स इन्वेस्ट किए हैं 4 लाख के, प्रोजेक्ट बी में किए हैं 9 लाख के। तो उसके बेसिस पे जब अपन कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, तो कितना आ रहा है? प्रोजेक्ट ए में 12.5%, मतलब अपन ने जितना एसेट्स इन्वेस्ट किया है उस पर अपन 12.5% अर्न कर रहे हैं रिटर्न। जबकि प्रोजेक्ट बी में अपन ने जितना एसेट्स इन्वेस्ट किया है उसमें से सिर्फ 11.1% रिटर्न अर्न हो रहा है। So even though Project B had twice as much revenue as Project A, once the risk-weighted capital in the projects are taken into account, ये अपन को clear हो जाता है कि Project A has a better RORAC. So Project A needs to be chosen. So सिर्फ revenue देख के you cannot decide. को रिटर्न देखना पड़ता है, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ कितना कैपिटल लगाया था उसमें, ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। देन और क्या कंसेप्ट हैं? इकोनॉमिक कैपिटल और वैल्यू एट रिस्क। What do I mean by economic capital? There are two types of capital, accounting capital and economic capital. जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, रियल में लॉस हो रहा है, और उससे जो कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो होती है अकाउंटिंग कैपिटल। बट व्हाट इज इकोनॉमिक कैपिटल? इकोनॉमिक कैपिटल जितने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है अपने को, जितने भी नॉशनल एक्सपेंसेस होते हैं, सबको इंक्लूड करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद जो आती है, दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल। Economic capital is the amount of capital that a firm, usually in financial services, needs to ensure that the company stays solvent. कि इतना economic capital रहना चाहिए तभी कंपनी solvent रहेगी। और इसको कैसे मेजर किया जा सकता है? बाय यूजिंग RORAC, जो भी अपन ने कैलकुलेट करना सीखा, रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। फिर RAROC, सो व्हाट डू यू मीन बाय RAROC? तो RAROC मतलब रिटर्न एट रिस्क एडजस्टेड कैपिटल पे, risk adjusted return on capital pay. Then EVE, that is economic value added, and VAR and similar measures are also based on economic capital. And value at risk अपन ने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, एसएफएम में भी पढ़ा था, कितना वैल्यू है जो रिस्क पे है। दैट इज वैल्यू एट रिस्क इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो मेजर करता है एंड क्वांटिफाई करता है लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क विद इन अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैसे मेजर करते हैं? बाय असेसिंग द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल लॉस, प्रोबेबिलिटी कितना है उस अकरेंस का, वो द अमाउंट ऑफ लॉस, और टाइम फ्रेम के बेसिस पे। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, तो अपन ने अभी क्या पढ़ा था? RORAC, दैट इज रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड कैपिटल। और अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। दोनों के फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है, अच्छे से देख लेना सो दैट यू डोंट कंफ्यूज। तो इसमें क्या है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय एलोकेटेड रिस्क कैपिटल। नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है कि कैपिटल जो भी है एलोकेटेड उसको रिस्क से एडजस्ट कर दिया है और इनकम को नॉर्मल लिया है, तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय एलोकेटेड रिस्क कैपिटल हो गया। और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल में कैसे है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न डिवाइडेड बाय, या तो इकोनॉमिक कैपिटल भी हो सकता है या फिर वैल्यू एट रिस्क को भी यूज कर सकते हैं। देन RAROC सिस्टम कैसे एलोकेट करता है कैपिटल को? दो बेसिक रीजन पे। एक रिस्क मैनेजमेंट के लिए कि आपका रिस्क को मैनेज करता हुआ कैपिटल कितना होना चाहिए, एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के, दो बेसिक रीजन। देन गोइंग फॉरवर्ड 9.3, थर्ड वाला जो अपना क्वालिटेटिव टेक्निक था वो आ गया है, दैट इज रेशियोज एंड फाइनेंशियल असेसमेंट। अपन ने दो टेक्निक्स पढ़े, कौन कौन से? ऑल्टमैन जेड स्कोर पढ़ा अपन ने, और दूसरा पढ़ा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एंड कैपिटल। अब अपन तीसरा पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेशियोज एंड फाइनेंशियल असेसमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर रेशियो का एनालाइज करना, और ये तो 11th क्लास में भी बुक थी ना अपनी स्पेसिफिकली, रेशियो एनालिसिस। तब ध्यान से अपन पढ़ते नहीं है, बट हर रेशियो का सिग्निफिकेंस होता है, हर रेशियो का एक मीनिंग होता है। सो उसके बेसिस पे, सो इट इज क्रिटिकल टू एग्जामाइन एंड एनालाइज द ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पिछले 5 साल के ऑफ द कंपनी, एंड दे शुड एडिशनली रिक्वायर टू सीक एंड असेस द लेटेस्ट ऑडिटेड और प्रोविजनल क्वार्टरली और सेमी एनुअल फाइनेंशियल डेटा भी कंपनी का जितना अवेलेबल हो पिछले 5 साल का, और आगे के जितने भी सेमी एनुअल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी डेटा अवेलेबल हो उसके बेसिस पे एक बार फाइनेंशियल रेशियो गैदर हो जाए, एनालाइज करो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग क्रिटिकल रेशियोज
और वो केस बेसिस पे रेशियोज डिसाइड होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना पड़ता है आपको, कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ता है एंड वर्किंग कैपिटल एनालिसिस करना पड़ता है। तो जितने भी रेशियोज आते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में सबसे फर्स्ट अपन कौन सा रेशियो देखेंगे? सेल्स ग्रोथ रेट, अपना सेल्स जो है किस परसेंटेज पे ग्रोथ हो रहा है उसका। This ratio gives us a trend whether the growth or decline in top line is consistent और क्या वो सस्टेनेबल है, उसके बेसिस पे अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अपना फ्यूचर कैसा रहेगा ओवर द प्रोजेक्टेड पीरियड, या फिर किसी एक साल में स्पर्ट है अचानक से बढ़ रहा है बट उसके बाद फिर गिरने लग रहा है, तो व्हाट इज द ट्रेंड। रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? यू ऑल नो कॉमन मैथ से ये दो कि ईयर 2 का जो सेल्स है इसमें से ईयर 1 का सेल्स माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय ईयर 1 का सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, सेल्स ग्रोथ रेट कैलकुलेट हो जाएगा। देन सेकेंड, एबिटा परसेंटेज। एबिटा क्या होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स। हर ऐसी चीज जो कि अनफेमिलियर है, जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको निकालने से पहले, उसको माइनस करने से पहले जो अर्निंग्स बचती है दैट इज एबिटा। This gives us a fair idea कि how much profit the borrower is making from its business at operating level, कि operating level पे business कितना earn कर रहा है। This eliminates the effects of financing and accounting decisions, thus giving profitability purely operation से कितना profitable हो रहा है अपना business। कैसे कैलकुलेट होगा? EBITDA divided by net sales multiplied by 100। Then next, PAT percentage, that is PAT percentage, that is profit after tax का percentage निकाल रहे हैं। और ये क्या है? नेट अर्निंग से जब सब कुछ डिडक्ट हो गया, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस, बिफोर अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व या डिविडेंड पेमेंट से पहले। कैसे कैलकुलेट होता है? पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। देन फोर्थ रेशियो विच इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज EBITDA बाय इंटरेस्ट। ये रेशियो अपन को क्या बताता है? gives us the measure of company's ability to meet its interest expenses, कि interest expenses को वो meet कर पाएगा या नहीं कंपनी through its operating profits, और कितने टाइम अर्निंग ज्यादा है इंटरेस्ट से, ये भी बताता है। देन नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, कि फिक्स्ड एसेट्स कितने अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं और उन फिक्स्ड एसेट्स को यूटिलाइज करके कितना सेल्स जनरेट हो रहा है। दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ वेल द बोरोवर इज यूजिंग इट्स फिक्स्ड एसेट्स टू जनरेट सेल्स। Then total debt by TNW, that is tangible net worth. What is tangible net worth? Most commonly a calculation of the net worth of a company जो exclude करता है any value जो भी derive हो रही है from intangible assets, like copyright हो गया, patent हो गया, intellectual property हो गया। तो जब net worth में से intangible assets का value deduct कर देते हैं, so what comes is tangible net worth. So tangible net worth is equals to total assets minus total liabilities, वो तो अपनी हो गई net worth, minus intangible assets. रेशियो टोटल डेट बाय टीएनडब्ल्यू क्या शो करता है? दिस मेजर्स द प्रपोर्शंस ऑफ अ कंपनीज बोरोड फंड्स टू इट्स इक्विटी, कि कितना बोरोइंग्स है इन प्रपोर्शन टू इट्स इक्विटी। इंडिकेट्स द फाइनेंशियल रिस्क टू विच अ बिजनेस इज सब्जेक्टेड, सिंस एक्सेसिव डेट कैन लीड टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। हाई गियरिंग रेशियो क्या इंडिकेट करता है? कि हाई डेट है विच इन बिजनेस डाउनटर्न में पोस्ट ट्रबल, अगर ऐसा हुआ सिचुएशन की डाउनटर्न आया तो इन दैट केस इट कैन बी डिफिकल्ट टू पे द इंटरेस्ट, और बोरोवर के लिए रिस्की हो सकता है इन मीटिंग इट्स डेट पे रीपेमेंट स्केड्यूल्स। Then debt service coverage ratio. It is a measure of the cash flow available to pay current debt obligations, कि current debt obligations आप कितने टाइम पे करने की कैपेसिटी में हो। The ratio states net operating income is a multiple of debt obligation due within 1 year, including interest, principal। रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करो, उसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ऐड कर दो। तो ऐसा क्यों करते हैं? डायरेक्ट एबिटा क्यों नहीं ले लेते? बिकॉज वी वांट कि उसके अंदर इंटरेस्ट की वजह से जितना भी टैक्स का सेविंग्स हो रहा है उसका इफेक्ट आ जाए। तो पैट प्लस डिप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट प्लस इंटरेस्ट से, तो कितना डेट सर्विस डेट जो है उसको अपन कवर कर पा रहे हैं उतना रेशियो पता चल जाएगा। देन ROCE, ROE एंड ROA, रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन इक्विटी, ऑन एसेट्स। सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक फाइनेंशियल रेशियो है जो मेजर करता है कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एंड द एफिशिएंसी, कि कैपिटल को कितने अच्छे से एम्प्लॉय किया है। ROC कैसे कैलकुलेट होता है? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड से। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, अमाउंट ऑफ नेट इनकम रिटर्न एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या मेजर करता है? कॉर्पोरेशन का प्रॉफिटेबिलिटी बाय रिवीलिंग हाउ मच प्रॉफिट अ कंपनी जनरेट्स विद द मनी शेयर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड। और ये कैसे कैलकुलेट होता है? पैट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्योंकि शेयर होल्डर्स इक्विटी पे कितना अर्निंग से अपन कब डिसाइड कर सकते हैं? जब
जितना भी अर्निंग्स हुआ है उसमें से डिडक्ट कर दे द इंटरेस्ट। डेट का जितना भी पेमेंट बनता है वो डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज पैट, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि कितना रिटर्न है इक्विटी पे। देन रिटर्न ऑन एसेट्स इज एन इंडिकेटर कि हाउ प्रॉफिटेबल अ कंपनी इज रिलेटिव टू इट्स टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स के रिलेशन में कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज एनुअल अर्निंग्स बाय इट्स टोटल एसेट्स। ROA is equals to net income divided by total assets. तो net income divided by total assets करते हैं in this case. देन कमिंग ये अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मेजर मेजर रेशियोज पढ़ लिए। अदरवाइज यू ऑल नो कि कितने सारे रेशियोज होते हैं इसमें, हर रेशियो का अलग सिग्निफिकेंस होता है, हर बिजनेस के अकॉर्डिंग रेशियोज चेंज होते हैं, रेशियोज की इंपॉर्टेंस भी चेंज होती है। सो अपन ने जो पढ़े वो नॉर्मली जनरल केस में जो यूज होते हैं कि अगर नॉर्मल बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें ये रेशियोज तो लगेंगे ही हैं। इसके सिवा एक्स्ट्रा कितने आएंगे, स्पेसिफिक कितने आएंगे, वो और होते हैं। Then going forward, cash flow analysis. There are three types of cash flows: operating cash flow, investment cash flow, and financing cash flow. What do you mean by operating cash flow? The first set of cash flow transactions कहाँ से होते हैं? From operational business activities. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन स्टार्ट्स विद नेट इनकम। कैसे होता है? दो मेथड होते हैं कैश फ्लो एनालिसिस के भी, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। अपन पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड जिसमें स्टार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विद नेट इनकम और फिर रिकनसाइल करते हैं उसको नॉन कैश आइटम्स से कैश आइटम्स से विद इन बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद उसमें से जितनी भी इन्वेस्टिंग के कैश फ्लो की वजह से जो भी है वो डिडक्ट करते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग कैश फ्लो में जितना भी है उसको भी डिडक्ट करते हैं। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब जितना भी ऑपरेशन से कैश फ्लो अर्न हो रहा है। इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो मतलब जितना भी इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की तो आपका नेगेटिव कैश गया, नेगेटिव कैश हुआ इन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो। उसके बाद अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी सेल किया और आपके पास कोई अमाउंट हुआ तो वो जो हुआ कैश फ्लो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से आया। So cash flow from investing activities include cash spent on property, plant, and equipment. While positive cash flows from investing activities is a good thing, investors prefer companies that generate cash flows primarily from business operations. Because अपनी assets सेल करके अगर आप प्रॉफिट कमा भी रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं है उसका लॉन्ग टर्म में। हम फाइनेंसिंग कैश फ्लो, फाइनेंसिंग कैश फ्लो आप डेट इक्विटी रेज करते हो, उसके बेसिस पे जितना भी आपका फाइनेंस के लिए जो कैश फ्लो जाता है दिस फाइनेंसिंग कैश फ्लो provides an overview of cash used in business financing. Analysts use the cash flow from financing section to find the amount paid out in dividends or share buybacks, etc. ये हो गया कैश फ्लो एनालिसिस। देन वर्किंग कैपिटल एनालिसिस। वर्किंग कैपिटल एनालिसिस के लिए चार चीजें कैलकुलेट करते हैं बेसिकली: अकाउंट रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज। ये तीन डेज कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग कैपिटल साइकिल डिराइव कर सकते हैं अपन। एंड फिर करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। अकाउंट रिसीवेबल डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं और क्या होते हैं? Account receivable days is the number of days that a customer invoice is outstanding before it is collected. मतलब अपन ने सेल किया कोई प्रोडक्ट तो कितने टाइम में कस्टमर अपन को पे बैक कर देगा, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल डेज। पॉइंट ऑफ मेजरमेंट इज टू डिटरमाइन कि कितना कंपनी का क्रेडिट इफेक्टिव है, कितने टाइम में उनको अमाउंट रिसीव हो जाता है, कितना एफर्ट डालना पड़ता है उनको, एक्सेट्रा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। एंड व्हाट इज इन्वेंट्री डेज? कि जो भी आपका इन्वेंट्री है वो कितने दिन तक आपके स्टोर में पड़ा रहता है। That is inventory turnover ratio is an efficiency ratio that shows how effectively inventory is managed by comparing COGS with average inventory for the period. कि how many times average inventory is turned or sold. कि आपका इन्वेंट्री कितनी बार सेल होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो पड़ा ही रहे आपके स्टोर में और वो जनरेट करके ना दे अमाउंट। सो इन्वेंट्री डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। देन पेएबल डेज, कितने डेज में आप अपने क्रेडिटर्स को पे बैक कर देते हो, दैट इज पेएबल डेज। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? क्रेडिटर्स डिवाइड बाय परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 365। एंड आपको अगर अपना वर्किंग कैपिटल साइकिल डिराइव करना है ऑन विच बेसिस यू डिसाइड कि आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा। So this can be done by account receivable days plus inventory days minus payable days. Then current ratio and quick ratio to find out कि आपका कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है अमाउंट। So current ratio, current assets divided by current liabilities, and quick ratio is current assets deducted by debtors and inventory divided by current liabilities. So this is quick ratio. तो ये सारे हो गए अपने ratios. तो मेजर पार्ट कवर हो गया। लास्ट पॉइंट बचता है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स। तो जैसे अपन ने पढ़ा कि क्रेडिट स्कोरिंग के लिए ढेर सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ मॉडल्स होते हैं। तो क्या होता है क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल? क्रेडिट को स्कोर करते हैं कि सामने वाले का रिस्क जो है वो कितना डिफाइंड है, उसका कितना क्रेडिट है, उसका कितना
अपन उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए क्रेडिट का स्कोर होता है उसका। और वो कैसे होता है कि किसी का जैसे 700 का स्कोर है, किसी का 800 का, जैसे कि सिबिल होता है। सिमिलर इज द केस विद क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल। उसको कैसे यूज करते हैं, क्रेडिट मॉडल को कंट्रोल करने में कि कितना रिस्क लेना है। किसी का जैसे क्रेडिट स्कोर हाई है तो मोर ट्रस्टवर्दी है, तो आप उनको दे सकते हो लोन, अगर आपका वो प्रिस्क्राइब्ड रेंज में आता है कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोरिंग इतना होगा तो हम रिस्क उनको लोन दे सकते हैं। कंट्रोलिंग रिस्क सिलेक्शन। उसके बाद अगर किसी का क्रेडिट स्कोर काफी लो है तो भी आप उनको लोन दे सकते हो, बट उस केस में आपका जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगा। सो ट्रांसलेटिंग द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इनटू अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, मैनेजिंग क्रेडिट लॉसेस, इवेल्युएटिंग न्यू लोन प्रोग्राम्स कि कहाँ पे क्रेडिट स्कोरिंग बेटर है, रिड्यूसिंग लोन अप्रूवल प्रोसेसिंग टाइम। एंड देयर आर मेनी डिफाइंड टाइप्स ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल जो पहले से डिफाइंड है, जिन्होंने रेंज प्रोवाइड कर रखी है कि अच्छा इतने से कम होगा अगर तो ये ज्यादा रिस्की है, अगर इसका स्कोर ये आता है तो ये मिडिल रेंज में है। तो उस बेसिस पे देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विच इज बीन डिफाइंड इन आवर मॉडल, in our module, that is FICO score, Vantage score, Plus score, Experian National Equivalent score and Equifax. जनरल एक रीडिंग दे देना, बिकॉज अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो यू कैन ओपन द बुक और आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि यहाँ पे अगर ये रेंज है तो इट विल बी अलाउड और नॉट, तो अकॉर्डिंगली। सो एक जनरल रीडिंग दे दो एंड योर वर्क विल बी डन। सो ये अपन ने कवर कर लिया चैप्टर 6, बहुत बड़ा था। सो सून द समरी विल आल्सो बी रिलीज, ताकि अपन 10-15 मिनट में एट द एंड मोमेंट रिवाइज कर सके। आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू शेयर कमेंट कि क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट चेंजेस यू वांट, व्हाट आर द टॉपिक्स जो अभी भी क्लियर नहीं है, दैट आल्सो यू कैन कमेंट, ताकि उस पर कोई सेपरेट वीडियो बन सके। थैंक यू, बाय बाय।